हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको सबसे अधिक दिक्कत आती होगी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने माइंड मैप के माध्यम से आपको पूरा चैप्टर समझाया है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे, इसके साथ साथ क्वेश्चन, छोटे प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो बच्चों, बिना देर करे शुरुआत करते हैं। विद्युत धारा। अब विद्युत धारा की परिभाषा आपको पता है कि जो धारा प्रवाह की दर होती है, धारा प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू बटा टी हमने पढ़ा हुआ है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई बटा टी होता है। यह सूत्र भी हमें याद है। ई क्या है? तो ई का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको हम मूल आवेश भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। ठीक है। अब बच्चे, अगर मैं बात करूं औसत धारा की, तो औसत धारा I बराबर डेल क्यू बाई डेल पी। फिर हम बात करते हैं बेटा तात्क्षणिक धारा की। इसमें बात हो जाएगी, हम लिखेंगे कि भाई I बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू बाई डेल टी, या इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बटा डी। यानी कि हम उसका अवकलन निकाल लें अगर, तो क्या आ जाती है? I बराबर डी क्यू बटा डी टी। ये परिवर्ती धारा होगी, तात्क्षणिक धारा। और धारा प्रवाह की दर को आप क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या फिर अपन और तरह से परिभाषा देनी हो तो हम कह सकते हैं कि भाई एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया बात। इसका मात्रक और विमीय सूत्र पे चर्चा कर लेते हैं। मात्रक बेटा, अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूं तो बेटा इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। अगर मैं व्युत्पन्न मात्रक की बात करूं, व्युत्पन्न मात्रक की बात करूं तो सूत्र के अनुसार आवेश का कूलाम और समय का सेकेंड, तो क्या हो गया? कूलाम प्रति सेकेंड। यानी कि अगर मैं 1 एम्पियर लिखना चाहूं तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। तो अगर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसकी धारा, विद्युत धारा होती है 1 एम्पियर। ठीक है। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र होता है बेटा इसका एम्पियर का ए। पूरी तरह से अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? M0 L0 T0, ये हो गया आपका। ठीक। अब बेटा ये राशि कौन सी है? तो बच्चा ये राशि है अदिश। अब एक परीक्षा में एक छोटा प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि अदिश राशि क्यों है? ये अदिश राशि है तो क्यों है? तो बेटा अदिश राशि इसलिए है कि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। यह अदिश राशि है इसलिए है क्योंकि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। ठीक है। अगर ये सदिश योग नियम का जो भी राशि है, इसमें देखो किस लिए कहा जा रहा है कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें धारा होती है। हम सब जानते हैं कि जो धारा की दिशा होती है, जो धारा की दिशा होती है धन से ऋण की ओर होती है। धारा की दिशा धन से ऋण की ओर, धारा की दिशा होती है, पर फिर भी यह अदिश राशि है। उसका कारण यह है कि यह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। अब धारा की दिशा तो हमने बोल दिया धन से ऋण की ओर। अगर आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की दिशा पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है बेटा वो होती है ऋण से धन की ओर।
अर्थात धारा प्रवाह के विपरीत। किधर होती है? धारा प्रवाह के विपरीत। धारा प्रवाह के, तो आपसे अगर बोला जाए कि भाई विद्युत धारा की दिशा होती है तो धन से ऋण की ओर, इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है तो धारा प्रवाह के विपरीत होती है। अब विद्युत धारा का प्रवाह किन कारणों से होता है उस पर चर्चा करते हैं। अगर मैं धात्विक चालक की बात करूंगा, अगर मैं धात्विक चालक की बात करूंगा तो धात्विक चालकों में धारा प्रवाह होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और यदि मैं बात करूंगा विद्युत अपघट्य की, तो विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह जो होता है वो होता है धन व ऋण आयनों के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि धात्विक चालकों में धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या धारा प्रवाह का कारण क्या है, तो वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और विद्युत अपघट्य में किस कारण से होती, तो धन और ऋण आयनों के कारण। ये पूरा विद्युत धारा का स्ट्रक्चर। विद्युत धारा में कोई प्रश्न बचता ही नहीं है जो कि इसमें से आ जाए बाहर, इसके बाहर आ जाए। हाँ, प्रश्न सवाल बना के दे सकता है कि भाई किसी चालक में मान लो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और आपसे पूछ लिया जाए 2 सेकंड तक प्रवाहित हो रही, तो उसका आवेश पूछ लिया जाए या आवेश दे दिया जाए, धारा पूछ ली जाए, तो ये चीजें तो हो सकती। पर मोटा मोटा इसके अलावा विद्युत धारा के बारे में कुछ भी नहीं बचा। अगले टॉपिक पर आते हैं, धारा घनत्व। अब धारा घनत्व की जो परिभाषा है उसकी चर्चा करते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो है J बराबर I बटा A। तो हम ये कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को हम कहते हैं धारा घनत्व। तो इन शॉर्ट यहां लिख दें कि एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। सूत्र क्या हो गया भैया? सूत्र हो गया J बराबर I बटा A। I बराबर Q बटा T होता है, तो Q बाई IA भी लिख सकते हैं, Q बाई AT भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद बात करें इसके मात्रक की, तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर, तो एम्पियर प्रति मीटर। विमीय सूत्र की बात करें तो बच्चा धारा का विमीय सूत्र A हो गया, क्षेत्रफल का L वर्ग हो गया, L वर्ग ऊपर आ गया तो L इनवर्स 2। ठीक है, आप पूरा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं कि M0 L इनवर्स 2 T0। ठीक, अब यह कौन सी राशि है? तो यह कौन सी राशि है? तो यह बच्चा सदिश राशि। अब सदिश क्यों है? सदिश इसलिए है कि इसकी जो दिशा होती है वह धारा प्रवाह की दिशा होती है, यानी कि धन से ऋण होती है धारा प्रवाह की दिशा। तो इसकी दिशा क्या मानी जाती है? जो धारा प्रवाह की दिशा होती है वही इसकी दिशा होती है, इसीलिए धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि। ठीक है, ये चीज। तो ये धारा घनत्व की सारी बात। मात्रक हो गई, परिभाषा हो गई। परिभाषा हो गई एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, धारा घनत्व। मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र L इनवर्स 2 A। अनुगमन वेग। अब परिभाषा क्या हो? यदि आप किसी चालक को लें और उसके सिरों पर कोई विभवांतर नहीं लगाएं तो जो उनका कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच
वो इधर उधर किसी भी दिशा में हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं और उनका जो माध्य औसत वेग है वो शून्य आता है। पर जब सिरों पर विभवांतर लगा दें, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगा दें, तो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है, इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। ठीक, अब अनुगमन वेग औसत वेग को कहते हैं, तो मात्रक वही होगा जो वेग का होगा। तो वेग का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का जो विमीय सूत्र होता है, तो वेग का विमीय सूत्र LT इनवर्स 1 होता है। अब इस ताप बढ़ाने पर पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर जो अनुगमन वेग है वो बढ़ेगा, है ना। अब कैसे बढ़ेगा, आप ऐसे समझ के चलो, एक कंटेनर है लोहे का बना हो, उसमें आप बैठे हुए हैं, आपको अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, मैंने इलेक्ट्रॉन आपके जैसे बना दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते नहीं है आपके जैसे, पर मैंने बना दिया। अब यहां मैंने बाहर से हीट दी, अब आपको यहां दरवाजा है, तो क्या आप अब ये कंटेनर लोहे का ये गर्म हो रहा है, तो अब आप धीरे भागेंगे कि तेज भागेंगे, कि आराम से ऐसे चलते जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं जाएंगे ना, फास्ट भागेंगे। क्यों भागेंगे, क्योंकि ताप मिल रहा है, गर्म हो रहे हैं। तो यही ये कहानी यहां भी है, जैसे ही ताप देंगे इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा, तो भाई इनका औसत वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है, और जो श्रांति काल है, अनुगमन वेग बढ़ता है, और जो श्रांति काल है, अब श्रांति काल क्या है इस चीज पर, श्रांति काल का अगर मैं यहां सूत्र लिखूं तो टाउ बराबर, अब जो कुल समय लगता है इसमें ना, कि भाई कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों में दो टक्करों के बीच, दो टक्करों के बीच का समय बटा कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सूत्र है। इस सूत्र से आप निकाल सकते कि कुल जितने इलेक्ट्रॉन हैं, कुल जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें किन्हीं दो टक्करों के मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो कुल जो इलेक्ट्रॉन है, कुल जो इलेक्ट्रॉन है उनमें दो टक्करों के बीच का जो समय है, उस समय को कुल इलेक्ट्रॉन संख्या से भाग लगा दे तो शांति काल निकल। अब मैं बहुत आसान शब्दों में याद रखने जैसा बता रहा हूं कि भाई दो इलेक्ट्रॉन टकराए ऐसे, तो उनके टक्कर के बीच का जो समय है वो एक टाइप का शांति काल है। तो शांति काल, अब आप मान लो इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे टकराते रहते हैं, अब टकरा रहे हैं, पर ताप मिलेगा तो टक्कर ओके, टक्कर तो होगी, टक्कर तो क्या होगी, होगी, पर टक्करों के बीच का समय क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो शांति काल जो है घटेगा, शांति काल घटेगा, अनुगमन वेग बढ़ेगा। एक चीज और हम पढ़ते हैं कि धारा और अनुगमन वेग में संबंध तो होता है I बराबर NeAVD, ये संबंध आपने इसका डेरिवेशन करना है, एग्जाम में आता है। और अगर मुझसे कहें कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, तो J बराबर I बटा A होता है। तो I का मान जो है NeAVD है, A से A कट गया तो NeVD हो, ठीक है। तो ये पूरा आपका अनुगमन वेग। आगे बढ़ाते हैं, ओम का नियम है ना। अब नियम क्या है इस पर बात कर लें पहले। तो जो बच्चा ओम का नियम है वो कहता है कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमण पर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि भाई किसी चालक के
भौतिक अवस्था नहीं बदले तो उसके सिरों पे लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि ओम के नियम की खोज इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के खोज के बहुत पहले हो गई थी। इस कारण से जो जॉर्ज साइमन ओम है उन्होंने ये कहा कि चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। पर बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की खोज हो गई तो बहुत सारी कंडीशन में ये नियम फेल हो गया। और वो चीजें क्या थी, तो कुछ शर्तें हम आपको बता रहे हैं। यानी कि अगर भौतिक अवस्था बदल जाए, ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं, भौतिक अवस्था न बदले, तो भौतिक अवस्था बदल जाए, भौतिक अवस्था बदल जाए। भौतिक अवस्था से तात्पर्य यहां मैं दो बातों से कर ले, एक तो ताप और दूसरा विमा। अगर चालक का ताप नहीं बदले और विमाएं नहीं बदले तो वी समानुपाती आई। पर अगर ये बदल जाता है तो वी समानुपाती आई नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसकी दो शर्तें हैं, उनको सीमाएं भी कह सकते हैं। इसकी क्या सीमाएं हैं कि भैया सीमा ये कहती है कि भाई ताप इसका नहीं बदले और विमा इसकी ना बदले। अब ये समानुपाती का अगर हम चिन्ह हटाएं तो यहां एक नियतांक आता है आर, और उस आर को ही हम कहते हैं प्रतिरोध। और इसको मैं अगर लिखूं तो वी आर बराबर वी बटा आई भी लिख सकता हूं। तो प्रतिरोध क्या है, तो धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इस पर भी आ रहे हैं प्रतिरोध पर पहले कहानी यहां की क्लियर कर। अगर विभवांतर और धारा यानी वीआई ग्राफ हम खींचे, हम अगर वीआई ग्राफ खींचे तो हमें एक सरल रेखा मिलती। अगर वीआई ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा हमको मिलती। और जो वीआई ग्राफ का जो ढाल है, वीआई ग्राफ का जो ढाल है वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है, तो वो प्रतिरोध को दर्शाता है। तो वीआई ग्राफ का ढाल प्रतिरोध को दर्शाता है। ठीक है, पर अब कुछ बातें और, अगर ये जो बात मैं कह रहा हूं कि जो ओम के नियम का पालन कर लेते हैं, भाई जो ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी कि जो ओम के नियम का पालन करें, ओम के नियम को मान ले, यानी कि ताप नहीं बदले, विमाएं नहीं बदले, ऐसी स्थिति हो, या वीआई ग्राफ एक सरल रेखा आ रही हो, तो ऐसे चालकों को हम बोलते हैं ओमीय चालक। और ये कौन होते हैं, तो जो धात्विक चालक होते हैं वो आपके बेटा होते हैं ओमीय चालक। और जो पालन न करें, जो पालन न करे वो होते हैं अनोमीय। ये कौन होते हैं, तो अनोमीय होते हैं बच्चा डायोड, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्य, ये होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो आपसे अनोमी के उदाहरण पूछे जा सकते हैं। यानी कि मैं कहूं कि ये जो ओम का नियम है वह केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। ओम का नियम जो है वह केवल धात्विक चालकों के लिए ही है। अब आते हैं बेटा प्रतिरोध पर। प्रतिरोध मैंने बहुत आसान से शब्दों में प्रतिरोध के लिए एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, वो है रुकावट। किसके मार्ग में, धारा के मार्ग में डाली जाने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहें, या कहें कि विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अब इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उस पर बात कर लें। करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1
आर समानुपाती एल। नंबर 2 आर व्युत्क्रमानुपाती। नंबर 3 आर व्युत्क्रमानुपाती एन। नंबर 4 आर व्युत्क्रमानुपाती टाउ। नंबर 1 लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाए, क्योंकि जो कोलिजन है, जो संघट्य हैं वो बढ़ जाते हैं। क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिए, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है घट जाता है, क्योंकि संघट्य की संख्या कम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस चालक में ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध कम होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ही लिखना है ना, एन वर्ग। तो जहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, जहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है वहां प्रतिरोध, यानी कि पदार्थ पर यह निर्भर करता है। यानी कि अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग, अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ये का अगली बात टाउ यानी कि श्रांतिकाल, जिसको मैं ताप से जोड़ूंगा। ताप पर कैसे निर्भर, ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर शांतिकाल क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर शांतिकाल घटता है, इसकी कहानी हम पहले देख चुके। कहां देखी, ये रही है ना। ये ताप बढ़ाएंगे ये टक्करों के बीच का समय घट जाता है, तो शांतिकाल क्या हो जाता है, घट जाता है। शांतिकाल घट जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो धातुओं का जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग पदार्थों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि शांतिकाल घट जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। धात्विक चालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, इस बात को याद रखना। ठीक, एक बात और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भी अपने दिमाग में होना, उस बात पर आते हैं। ये ट्रिक से याद रखना कि यदि तार को खींचकर लंबा कर दिया जाए, यदि तार को खींचकर लंबा कर दिया जाए तो इसके लिए ट्रिक बना रहे हैं। आर डैश बराबर एन वर्ग आर। अब तार को खींचकर लंबा, यानी कि मैं ऐसा लिख रहा हूं एन गुना कर दिया जाए, है ना, ये थोड़ा सही। तार को खींचकर एन गुना कर दिया जाए, है ना, लंबा करने का मतलब तार को खींचकर एन गुना कर दिया जाए, तो हो गया आर डैश बराबर एन वर्ग आर। अब मैं आपसे छोटी छोटी चीजें समझ लेना। आपको अगर कोई कहे कि तार को खींचकर 2 गुना किया गया, तो उत्तर उसको देना कि भाई नया प्रतिरोध क्या होगा, तो आप कह देना कि 4, क्योंकि 2 का वर्ग कर दिया। अब आपसे पूछा मैंने 3 गुना कर दिया, अरे सर बहुत आसान कर दिया आपने, तो 3 का वर्ग 9 होता है, तो 9 गुना हो गया। पर ध्यान रखना ये वही करना जहां बोले तार को खींचकर इतने गुना कर दिया, उसी जगह लगाना ये ट्रिक, बाकी जगह नहीं लगाना, है ना। 2 तार जोड़ेंगे तो फिर वो प्रतिरोध वहां पर भाई आपने जितना उनको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है अलग अलग तारों को। मान लो मैंने कहा कि 2 ओम का एक तार है, फिर दूसरा तार मेरे पास 5 ओम का है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो फिर उनको जोड़ना पड़ता है। तो प्रतिरोधों के लिए एक कहानी और है कि इनका अगर श्रेणी क्रम देखें तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, और इनका जो समांतर क्रम होता है वो होता है 1/R, 1/R1, 1/R2। हालांकि श्रेणी समांतर क्रम अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, फिर भी हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, आपने कक्षा 10 में इसको पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ये सारी कहानी क्लियर हो गई, छप गया दिमाग में। तो ओम का नियम और उससे अपन ने निकाला प्रतिरोध। अब हमने जो अभी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, इन कारकों से ही एक नई चीज निकालते हैं, वो है आपकी प्रतिरोधकता। इस प्रतिरोधकता का एक नाम और है, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं, है ना, इसका नाम विशिष्ट प्रतिरोध भी है। तो हमने
एक चीज अभी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि R समानुपाती L, R व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों को अगर मिला लें तो R समानुपाती L बटा A, यानी कि R बराबर रो L बटा A, या इसको मैं रो बराबर RA बटा L लिख सकता हूं। ठीक है, कर सकता हूं ऐसा। अब देखो, परिभाषा अगर लिखनी है तो हम बोल सकते हैं कि भाई लंबाई 1 मीटर है, क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तो रो बराबर R हो जाएगा। ये एक प्रकार का प्रतिरोधी है। पर प्रतिरोधकता जो है, महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है प्रतिरोधकता, पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। अब इसका पहले मात्रक और ये भी देख ले, परिभाषा देने का तरीका भी मैंने बता दिया, तो हम इसका मात्रक देख ले। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो पहले प्रतिरोध का मात्रक जो हमने अभी यहां लिखा नहीं था, है ना, तो यहां अब लिखते हैं। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो होता है ओम। व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, तो V बटा I यानी कि वोल्ट प्रति एम्पीयर। यहां से 1 ओम की परिभाषा भी आ सकती। इसका विमीय सूत्र अगर निकालना पड़े, है ना, ये भी यहीं कहीं निकालना पड़ेगा, तो विमीय सूत्र, तो विभव का विमीय सूत्र होता है ml वर्ग t -3a इनवर्स 1। ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा m1 l वर्ग t इनवर्स 3, a इनवर्स 1 ऑलरेडी था तो ये हो गया a इनवर्स। ये किसका है, विमेय सूत्र हो गया प्रतिरोध का और मात्रक। अब हमें प्रतिरोध का मात्रक पता था, क्या है, ओम। क्षेत्रफल का मीटर वर्ग और इसका मीटर, तो मात्रक हो गया ओम इंटू मीटर। अगर विमीय सूत्र बनाए तो विमीय सूत्र जो हमने पढ़ा है, देखो ओम के लिए अभी हाल देखा था, m1 l वर्ग t इनवर्स 3 a इनवर्स 2 और इनटू ये l, तो ये हो गया m1 l क्यूब t इनवर्स 3 a इनवर्स। प्रतिरोधकता पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। ठीक, अब बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है कि ये यहां से पैदा हुआ, तो अब हमें उनको लगता है कि यार ये आकार आकृति पर भी निर्भर करता होगा, तो ये आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अनिर्भरता याद रखना, निर्भरता की बात भी करेंगे, तो ये आकार पर निर्भर नहीं है। तो ये किस पर निर्भर है, तो निर्भरता, इसके निर्भरता के 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 पदार्थ और पॉइंट नंबर 2, मतलब पदार्थ पर निर्भर करता है, इसका मतलब तार की लंबाई कुछ भी हो, छोटा सा टुकड़ा हो या बड़ा तार हो। तांबे के तार की बात करें तो तांबे का तार मतलब तांबे का तार, उसकी प्रतिरोधकता फिक्स। अगर तार एल्यूमिनियम का है तो एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम, छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा मोटा पतला कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, पदार्थ पर निर्भर होता है। दूसरी चीज ताप पर, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता प्रभावित होती है, यानी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ेगी, तो उसका कारण वही, क्योंकि इनका जो विश्रांति काल है वह घट जाता है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, तो धात्विक चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि जो संयोजन तार होते हैं वो तांबे और एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, तो वह इसलिए बनाए जाते हैं कि जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है वो कौन है, तांबा, एल्यूमिनियम और सिल्वर। तो सिल्वर के तो तार अपन बनाते नहीं, चांदी के तो हम बनाते नहीं, हम किसके बनाते, कॉपर और एल्यूमिनियम के। तांबे और एल्यूमिनियम के क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं कि इन तारों की जो प्रतिरोधकता होती है कम होती है, तो जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है उनके तार क्या बनाए जाते हैं, संयोजन तार
बनाए जाते हैं। ये हो गया बेटा प्रतिरोधकता भी। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। हमें यह पता है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य ऊर्जा है। विभव पड़ा V बराबर W बटा Q, तो मैंने लिखा W बराबर VQ। अब अगर मैं Q की जगह लिख दूं IT, Q बराबर IT, तो W बराबर हो गया VIT। अब मैं V की जगह IR लिख दूं तो I स्क्वायर RT, है ना। तो W को हम दर्शा दे काई से, H से, तो H बराबर हो गया I वर्ग RT। तो ये जो है H बराबर I वर्ग RT, ये क्या है, तो ये है आपका धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये बताता है कि अगर किसी चालक में धारा लंबे समय से प्रवाहित हो रही है तो उसमें कितनी हीट पैदा होगी। तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका वर्ग करेंगे तो 4 जूल। जितना प्रतिरोध होगा उस तार का उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी, और जितने ज्यादा समय तक धारा प्रवाहित होगी उसमें हीट उतनी ही ज्यादा पैदा। विद्युत ऊर्जा। अब ऊर्जा का वैसे तो जो मात्रक है एसआई मात्रक वो जूल ही होता है, पर विद्युत ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक है वो किलोवाट आवर है। अब हमें क्या वोट दिखता है ना, तो वोट देखने से हमें लगता है कि यार ये शक्ति का मात्रक होगा, तो ये वोट शक्ति का मात्रक नहीं, ये किलोवाट आवर ऊर्जा का मात्रक है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 गुणित 10 की घात 6 जूल। ये आप घरों में सामान्यतः किलोवाट आवर को हम यूनिट बोलते हैं। हमारे मीटर की जो रीडिंग होती है ना उसको हम यूनिट में नापते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 जूल, ये भी याद रखिए। अब इससे जुड़ी हुई एक चीज और है, वो है विद्युत शक्ति। अब शक्ति का जो सूत्र है वो P बराबर W बटा T होता है, हमने पढ़ा। W को मैंने लिखा VQ, Q बटा T होता है, तो बेटा P बराबर VI है, और I की जगह अगर मैं VR लिख दूं, IR लिख दूं, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R, या I की जगह में V बटा R लिख दूं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय। तो ये सूत्र है हमारे, ये भी काम में आता है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो तो वोट ही होता है, आपको दिखाई देता होगा, है ना। हम जो बल्ब वगैरह खरीदते हैं तो बल्ब के ऊपर या कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो उसमें 2 चीजें लिखी होती है, एक तो उसका वोल्टेज और एक उसकी पावर, यानी एक उसकी ऊर्जा और एक है शक्ति, है ना। हम कहते हैं ना घरों में कि 8 वोल्ट का बल्ब है और कितने तक, उसके ऊपर एक चीज वो लिखी होगी 100, है ना। तो पावर अगर आपको पता हो तो आप उसकी करंट भी निकाल सकते हैं, पावर और वोल्टेज पता हो तो, और रेजिस्टेंस भी आप उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं इन सूत्रों के माध्यम से। अगले टॉपिक पर आते हैं, सेल। सेल क्या है, तो सेल के बारे में सबसे पहला वर्ड तो ये बताना है कि भाई सेल जो है वो है विद्युत धारा का स्रोत। विद्युत धारा का स्रोत, सेल विद्युत धारा का स्रोत है। दूसरी चीज, सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो सेल क्या काम करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम ये करता है। सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक को P लिख दिया और द्वितीयक को सेकेंडरी का S लिख दिया। प्राथमिक सेल
कौन से होते हैं? तो ये आपका शुष्क सेल जिसको अपन पेंसिल सेल, ड्राई सेल, आपका लेक्लांसी सेल, आपका डेनियन सेल, ये एक बार उपयोग करके फेंकना पड़ता है, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। और ये होगा आपका ट्रांजिस्टर, द्वितीयक सेल का उदाहरण है आपका नीफे सेल, आपका सीसा संचायक सेल, ये सब द्वितीयक सेल के उदाहरण। प्राथमिक सेल में जो क्रिया होती है वह अनुत्क्रमणीय होती है और द्वितीयक सेल में जो क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय। अब सेल से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी सेल से धारा नहीं ली जा रही, तो अधिकतम विभवांतर जो होता है, सेल से धारा न ले तो अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। या कहें कि सेल खुले परिपथ में होता है तो अधिकतम विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल में यह बल शब्द आ रहा है पर यह बल नहीं है, तो ये जो शब्द दिया गया विद्युत वाहक बल, ये ऐतिहासिक कारणों से है पर यह बल नहीं है। ठीक है, उस समय ज्यादा अवधारणा को अच्छी तरह समझ नहीं होती तो उन्होंने बल दे दिया, बाकी बल नाम दे दिया, बाकी ये बल नहीं है। यह क्या है? तो यह विभवांतर। मात्रक और विमीय सूत्र वही होंगे जो किसके होते हैं? मात्रक और विमीय सूत्र वही है जो विभवांतर के होते हैं, वही इसके मात्रक और विमीय सूत्र। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल के बारे में अपने को ये बातें पढ़, विद्युत वाहक बल की जो निर्भरता है वो किस पर है? तो विद्युत वाहक बल डिपेंड करता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। दूसरा, इलेक्ट्रोडों की धातु, इलेक्ट्रोडों की धातु, इलेक्ट्रोड किस धातु के बने हैं उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो निर्भरता किस पर है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर और इलेक्ट्रोडों की धातु पर। अनिर्भरता किस पर निर्भर नहीं करता है? तो पहली चीज तो ये जो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। किसकी? विद्युत अपघट्य की मात्रा, है ना। सांद्र अपना विद्युत मात्रा निर्भर करता है। तो एक बात और, किस पर डिपेंड नहीं करता? आकार पर, सेल के आकार पर भी ये निर्भर नहीं करता। तो विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, सॉरी विद्युत वाहक बल, और उसकी जो मात्रा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सेल के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये अनिर्भरता है। मात्रक और विमीय सूत्र वही है जो विभवांतर के हैं। तो विद्युत वाहक बल मोटे तौर पर क्या है? विभवांतर है। अब ये जो विद्युत अपघट्य है जो हमने सेल में डाला है, सेल के अंदर मुख्यतः दो ही चीजें होती है, एक तो विद्युत अपघट्य और एक दो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें, तो विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड। तो अब जो विद्युत अपघट्य हैं वे विद्युत अपघट्य धारा के मार्ग में कुछ रुकावट पैदा करता है, और जो विद्युत अपघट्य के कारण धारा के मार्ग में रुकावट डाली जाती है उस रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। के कारण धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट होती है, विद्युत अपघट्य के कारण धारा प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट होती है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, इसे अपन छोटे आर से दर्शाएंगे। ठीक, ये हो गई हमारे पास परिभाषा। अगर इसकी आपको देखनी
उसके बाद मात्रक तो ओम हो ही गया। ठीक, अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, तो बेटा सेल की जो आंतरिक प्रतिरोध प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर बढ़ जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, दूरी बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, घट जाएगी तो प्रतिरोध भी कम। एक विद्युत अपघट्य सांद्रता, अगर सांद्रता बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ताप पर, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। मुख्य मुख्य बातें सारी बता रहा हूं, है ना। तो विद्युत अपघट्य के कारण धारा के प्रारंभ में जो रुकावट डाली जाती है उसको हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो देखो धारा के लिए जो सूत्र हम प्रयोग करते हैं वो होगा I बराबर E बटे R प्लस, ये संबंध अपने को याद होना चाहिए। हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध है, ये कहानी अपन ने पूरी देखी। अब आते हैं एक और चीज जो इसी से जुड़ी हुई, वो टर्मिनल वोल्टेज। अब हमने ये कहा कि जब सेल से धारा नहीं लेंगे तो विभवांतर को विद्युत वाहक, तो जब सेल से धारा ली जाएगी, जब परिपथ में धारा प्रवाहित हो या सेल से धारा ली जा रही हो, तो जो सेल के सिरों के बीच विभवांतर हैं, सिरों के बीच विभवांतर को हम टर्मिनल वोल्टता। अब टर्मिनल वोल्टता में अगर आप सेल को क्या कर रहे हैं, आवेशित, यानी आप उसको चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी जो टर्मिनल वोल्टता हो गई V बराबर E प्लस आई आर। जब सेल को आप क्या कर रहे हो, निरावेशित, तो V बराबर E माइनस आई। और जब सेल आपका क्या हो, खुले परिपथ, तो V बराबर हो जाएगा आपके पास E, विद्युत वाहक बल के बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल कब बराबर होते हैं, तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो बराबर हो सकते हैं। पर विद्युत वाहक बल शब्द जो होता है वो बैटरी और सेल के लिए ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग जो है, विद्युत वाहक बल शब्द का प्रयोग बैटरी, सेल या जनरेटर के लिए ही किया जाता है, जबकि विद्युत वाहक बल से टर्मिनल वोल्टता का जो प्रयोग है वो किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं। धारा प्रवाहित हो रही तो किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो आप टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हो। हमने सीखी तीन चीजें, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता। अगले टॉपिक पर आते हैं, सेलों का संयोजन। अब सेलों के संयोजन को, पहला सेलों का संयोजन, हम तीन संयोजन वैसे पढ़ते हैं, हम दो ही पढ़ा रहे हैं, एक श्रेणी संयोजन और एक है हमारा समांतर संयोजन। अब श्रेणी संयोजन क्या है, तो जिसमें आप सेलों को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि भाई पहला सेल ले लिया उसका नेगेटिव, फिर दूसरा ले लिया उसका पॉजिटिव, इस तरह से आपने उसको जोड़ दिया। तो इस प्रकार का संयोजन जो होता है वो आपका संयोजन होता है श्रेणी संयोजन। और समांतर में सेल आपने लिए, सभी सेलों के जो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं उनको एक पॉइंट पे जोड़ दो,
सभी के नेगेटिव जो होते हैं उनको दूसरे पॉइंट पर जोड़ दो और उसके आसपास एक रेजिस्टेंस जोड़ दो। समांतर संयोजन में जो धारा का सूत्र आता है वो आएगा, पहले श्रेणी की धारा का दे। श्रेणी में जो धारा का सूत्र आएगा I बराबर NE बटे R प्लस NR। अब ये लाभदायक कब होता है, तो पहले एक केस देखते हैं। इस केस में हम ये देखते हैं कि ये जो R है ये छोटा है NR से, तो फिर I इज इक्वल टू देखो NE बटे NR आ जाएगा, क्योंकि R नेगलेज हट जाएगा, तो E बटा R आया XL से प्राप्त धारा। तो ये लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इतने सेल जोड़ो, N सेल जोड़ रहे हैं और मिली धारा कितनी, एक सेल इतनी। लाभप्रद की स्थिति ठीक इसकी उल्टी, जहां NR आपका बड़ा हो R से। ये तो इसमें N गुना हो जाता है। इसमें और क्या पूछा जा सकता है श्रेणी संयोजन में, तो आपसे कुल विद्युत वाहक बल पूछा जा सकता है। तो एक सेल का अगर E मान रहे तो N सेल होगा, N ही हो जाएगा। आपसे कुल प्रतिरोध पूछा जा सकता है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध तो हो गया, एक सेल का स्मॉल r है तो n सेलों का nr, और कुल प्रतिरोध हो जाएगा nr प्लस। ये कुल प्रतिरोध है और ये कुल विद्युत वाहक बल है। ठीक, अब समांतर में अगर देखें तो इसका जो धारा का सूत्र आता है, डेरिवेशन हम जब me बटे nr प्लस, इसमें भी लाभप्रद की स्थिति कब बनेगी, जब आपका R बड़ा हो किससे, इस NR से, तो I बटा ME बटे R हो जाएगा, ये लाभप्रद की स्थिति। और कब लाभप्रद नहीं होगा, ये स्थिति। ठीक, इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कुल विद्युत वाहक बल। तो कुल विद्युत वाहक बल जो है वो होगा E, और कुल प्रतिरोध अगर 1/R 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 तो M सेल होता, M/R तो R बटा M, तो कुल आंतरिक हो गया। तो ये आपका कुल प्रतिरोध, ये सेलों के संयोजन से निकलने वाली कुछ बातें। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम है धारा नियम। तो धारा नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, किसी परिपथ में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निर्गत करने वाली धाराओं के योग, ठीक है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। या सिग्मा I बराबर 0, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये जो धारा नियम है, पहला नियम है, यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब कैसे, तो आप लिखो कि इसको आप लिख सकते हो dq बटा dt इज इक्वल टू 0, यानी कि dq बराबर नियतांक आ रहा 0 आ रहा है अर्थात, तो यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। द्वितीय नियम जिसको वोल्टता नियम कहते हैं, यह कहता है कि सिग्मा डेल V बराबर 0 या सिग्मा E बराबर सिग्मा I, यानी कि किसी बंद परिपथ में, एक बात ध्यान रखना कि ये जो दूसरा नियम है केवल बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी बंद परिपथ में
कुल विभव परिवर्तन का योग शून्य होता है। या हम ऐसा कहें कि किसी बंद परिपथ में सेलों के विद्युत वाहक बल का योग उस बंद परिपथ में के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होती है। बंद परिपथ के लिए लागू होती है, यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यह परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई किरचॉफ का पहला नियम किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर। द्वितीय किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। अगला टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, तो व्हीटस्टोन सेतु जो है उसके लिए हमने पढ़ा कि जो P/Q बराबर R/S। ठीक है, अगर P/Q बराबर R/S हम ये कहें कि सेतु संतुलन की स्थिति में हो, इसमें क्या कहा था कि भी 4 प्रतिरोध ऐसे होते हैं कि जिनको चतुर्भुज के क्रम में अगर जमा दिया जाए इस तरह से, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, कुंजी लगा देते हैं और यहाँ एक धारामापी लगा हुआ है। तो यदि धारामापी में जो विक्षेप हो रहा है अगर वह शून्य है तो उसे क्या कहा जाएगा, सेतु संतुलन की स्थिति। IG बराबर 0 यानी कि सेतु संतुलन की स्थिति। एक बात और याद रखना कि अगर इस सेल और धारामापी को आपस में बदल दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित यंत्र कौन से हैं, तो पहला यंत्र है मीटर सेतु, दूसरा है कैरी फोस्टर ब्रिज और मीटर सेतु और पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये अपने को याद होना चाहिए। कुछ टर्म्स बीच में एक खास चीज छूट गई, वो थी आपकी चालकता। तो चालकता बीच में रह गई थी बतानी। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता का जो मात्रक होता है इसका हमने पढ़ा था ओम इंटू मीटर, तो ये होगा ओम इनवर्स इंटू मीटर। इसमें सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें हो सकता है रह गई हो, पर मैंने लगभग कोशिश करी है कि इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाए। एक एक चीजें मैंने आपको बताई। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना कि ये चीजें मैंने जो बताई है इनको लिखकर अच्छे से बार बार करेंगे तो ये चैप्टर में से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। आपके इस चैप्टर से 100% अंक आ जाएंगे, जितने भी नंबर का पूछ। केवल आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सही नहीं होंगे, इससे 2 नंबर के क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।